Hello guys, welcome back to our channel গাঁৱলীয়া ল'ৰা পলাশ চেতিয়া। নমস্কাৰ, মই পলাশ চেতিয়া। মই আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ এটা ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' যিটো নেকি 2010 চনতে ঘটি গৈছিল এটা ঘটনা। দক্ষিণ আমেৰিকাৰ ওচৰৰ এখন সৰু দেশখনৰ নাম আছিলে চিলি, আৰু সেই দেশখনৰ এটা মানে সোণৰূপৰ এটা সোণৰূপৰ খাদানত যি কাম কৰিবলৈ যায় মানে 33টা মানুহ আজি নেকি 2300 ফুট তলত কাম কৰিবলৈ যাওঁতে মানে যিটো ৰাস্তাইদি গৈছিলে তাহাঁতি ৰাস্তাটো বন্ধ হৈ গৈছিলে, আৰু এই ৱৰ্কাৰ্ছকেইটাক মানে কেনেকৈ উদ্ধাৰ কৰিলে তাৰে এইটো এটা ভিডিঅ' মানে বনাইছে। তাৰ ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ, আহকচোন চাই ভাল লাগে ভিডিঅ'টো। কেনেকৈ উদ্ধাৰ কৰিলে 33টা কাম কৰা লেবাৰক। Zombie apocalypse. 33 वर्कर्स का एक ग्रुप रोजाना की तरह जमीन से 2300 फुट नीचे एक माइन पर काम करने गया। ये जिस माइन पर काम कर रहे थे उसकी गहराई दुनिया की दूसरी लंबी तरीन बिल्डिंग शंघाई टावर से भी ज्यादा थी। इस माइन में जाने का सिर्फ यही एक रास्ता था और बदकिस्मती से वापस आने का भी यही रास्ता था। माइन के बॉटम पर जहाँ वर्कर्स काम कर रहे थे वहाँ का टेम्परेचर काफी ज्यादा था और ऑक्सीजन बहुत ही कम। इस दिन माइन के अंदर सारे ऑपरेशन लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इन वर्कर्स की जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। जेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, ये दिन था 5 अगस्त 2010 का, जब चिली के एटाकामा डेजर्ट के बीचों बीच एक माइन पर कॉपर और गोल्ड की माइनिंग का काम चल रहा था। ये माइन सेंट जोस के नाम से जानी जाती थी, जिसको एक प्राइवेट कंपनी ऑपरेट कर रही थी। माइन का बॉटम जमीन से 2300 फुट नीचे था, जहां तक जाने का रास्ता एक स्पाइरल ट्रैक था, जिसमें जीप्स की मदद से वर्कर्स और माइनर्स को रोजाना इसके बॉटम तक पहुंचाया जाता था। 120 साल पुरानी इस माइन में हर साल 30 से 40 वर्कर्स अपनी कीमती जानें खो बैठते थे, और 5 अगस्त 33 लोग मौजूद थे। जमीन के अंदर जिस जगह पर ये माइनर्स काम कर रहे थे वहाँ माइन में क्रैक्स पड़ने की वजह से एक हादसा हुआ और एक बहुत बड़ा पत्थर माइन पर आ गिरा। इस पत्थर ने माइन पर आने वाले रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था, जिसको हटाना किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं था। इस हादसे की वजह से वर्कर्स को तो नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अब वो लोग एक ऐसी पोजीशन में खड़े थे कि जमीन से 2300 फुट नीचे ना ही वो वापस जा सकते थे, ना ही उनके पास इतना खाने का सामान था, ना ही उनका जमीन से कांटेक्ट और चारों तरफ से बस जाने की वजह से ना ही वहाँ इतना ऑक्सीजन मौजूद था। उनके लिए ये ऐसा ही था जैसे वो 33 वर्कर्स कब्र में दफन किए गए हों और वो भी जिंदा। लेकिन हैरत अंगेज तौर पे पूरे 69 डेज के बाद उनको माइन से जिंदा निकाल दिया गया। पर आखिर ये मुमकिन कैसे हुआ? अपने साथ सिर्फ एक वक्त का खाना लेकर जाने वाले पूरे 69 डेज तक जिंदा कैसे रहे? कैसे इतने लिमिटेड ऑक्सीजन में उन्होंने गुजारा किया? और जिस माइन को खोदने में पूरे 120 साल लगे थे, उसके बॉटम में फंसे वर्कर्स को निकालने के लिए इंजीनियरिंग टीम को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ये सब आप जान सकेंगे आज की इस वीडियो में। तो आइए आगे बढ़ते हैं। चैलेंज नंबर 1। ये खतरनाक कोलैप्स दोपहर 2 बजे हुआ था और उसकी शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि ना सिर्फ माइन के एंट्री पॉइंट से मिट्टी का धुआं निकला था, बल्कि उसने आसपास के इलाके को भी हिलाकर रख दिया। ये खबर पूरे चिली में आग की तरह फैल गई। माइनिंग कंपनी ने फौरन इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया। सबको यही फिक्र खाई हुई थी कि उनके प्यारे जिंदा हैं या नहीं, लेकिन उसके लिए जरूरी था कि माइन के अंदर जाकर देखा जाए। माइनिंग कंपनी का कहना था कि इस कोलैप्स की वजह से माइन काफी कमजोर हो चुकी है और उसके अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है। इसी वजह से माइनिंग कंपनी ने रेस्क्यू ऑपरेशन करने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था वैसे वैसे माइन में फंसे वर्कर्स के बचने की उम्मीद भी खत्म होती जा रही थी। लेकिन वहीं एक रिटायर्ड माइनर जोस वेगा भी मौजूद था, जो उन फंसे हुए वर्कर्स में से एलेक्स नामी एक वर्कर का बाप था। अपने बेटे को किसी भी सूरत बचाने के लिए जोस अपनी जान खतरे में डालने के लिए राजी हो गया। चैलेंज नंबर 2। जब रिटायर्ड माइनर जोस अपनी गाड़ी में माइन के अंदर एंटर हुआ तो वहाँ का मंजर बिल्कुल ही अलग था।
जोस का कहना था कि जगह जगह माइन में गहरे क्रैक्स पड़े हुए थे और अभी तक छोटे मोटे पत्थर गिरने का सिलसिला जारी था। जोस जानता था कि माइन बहुत कमजोर है और किसी भी वक्त उसको नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन फिर भी वो अंदर जाता रहा। थोड़ा आगे जाकर जोस ने जो देखा वो उसके लिए यकीन करना बहुत मुश्किल था। उसका रास्ता एक मेगा स्टोन ने रोक लिया था। ये वही पत्थर था जिसने पूरी माइन को कोलैप्स किया था और ये कोई आम पत्थर नहीं बल्कि ये डायोराइट का बहुत बड़ा पहाड़ था। डायोराइट एक ऐसा स्टोन है जो ग्रेनाइट से भी 2 गुना ज्यादा हार्ड होता है। एक अंदाजे के मुताबिक ये पत्थर 7 लाख टन जितना वजनी था, यानी इसका मास दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के मास से भी ज्यादा था। अब ये तो तय था कि किसी भी सूरत में ना ही इस पत्थर को काटा जा सकता है और ना ही इसको हटाया जा सकता है। लेकिन क्योंकि जोस ने कई साल इसी माइन में काम किया था, इसी वजह से उसको मालूम था कि इस माइन में वेंटिलेशन टनल भी मौजूद है जो सीधा माइन के बॉटम तक जाता है। लिहाजा जोस ने सर्च पार्टी इकट्ठी की और वेंटिलेशन शाफ्ट से माइन के अंदर जाने की तैयारी शुरू कर दी। अभी वो लोग ये तैयारी कर ही रहे थे कि अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। ये था सेकंड कोलैप्स और इस कोलैप्स ने वेंटिलेशन शाफ्ट को भी क्रश कर दिया था। चैलेंज नंबर 3। वेंटिलेशन शाफ्ट क्रश होने के बाद जोस अपने बेटे को बचाने की आखिरी उम्मीद भी खो बैठा था। इंसानों की टीम का माइन के अंदर जाने का अब कोई ऑप्शन नहीं बचा था। पूरे 24 घंटे गुजर चुके थे और अब ये मामला इतना वायरल हो चुका था कि चिली गवर्नमेंट को मैदान में उतरना पड़ा, जिसके लिए चिली के माइनिंग मिनिस्टर लॉरेंस गोल्बोन ने माइन का विजिट करने के बाद हाई स्पीड ड्रिलिंग रिग्स मंगवाई। ये मशीन्स वर्कर्स को बचाने की आखिरी उम्मीद थी, लेकिन इनके जरिए नीचे फंसे वर्कर्स को कैसे ट्रेस किया जाएगा ये सवाल अभी भी सबको तंग कर रहा था। ऑपरेशन हेड राउल डगलिनो ने फैसला किया कि माइन के 3 हिस्सों में 6 इंच वाइड होल ड्रिल किए जाएंगे और कैमरा के जरिए वहां फंसे वर्कर्स का सुराग लगाया जाएगा। लेकिन एक मसला और भी था। ऑपरेशन हेड ने बताया कि जमीन में मौजूद ठोस पत्थर ड्रिलिंग पाइप को अपनी लोकेशन से हटा देते हैं, जिसकी वजह से हम अपना टारगेट मिस कर सकते हैं। ये ऐसा ही था जैसे बास्केटबॉल गोल से 2000 फुट दूर खड़े होकर गोल का निशाना लगाना। यानी 100 बातों की एक बात, इस ड्रिलिंग से वर्कर्स को ढूंढने का चांस सिर्फ और सिर्फ 1% था। लेकिन क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था और जितना टाइम गुजरता जाएगा वर्कर्स के बचने का चांस मजीद कम होता जाएगा, इसी वजह से ड्रिलिंग का काम स्टार्ट कर दिया गया। चैलेंज नंबर 4। अब टोटल 7 दिन गुजर चुके थे और ड्रिलिंग का काम अभी तक चल रहा था। एक्सपर्ट्स को माइन के अंदर 3 जगह पर वर्कर्स के फंसे रहने का शक था। पहली जगह 1000 फीट नीचे थी, जहां पर किसी किस्म की कोई भी मूवमेंट नहीं दिखाई दी। दूसरी जगह 1660 फीट नीचे थी, लेकिन वहां पर भी सिर्फ अंधेरे के अलावा कुछ नहीं था। माइनिंग लोकेशन पर मौजूद लोगों की बेकरारियां बढ़ती चली जा रही थी और आहिस्ता आहिस्ता वर्कर्स के बचने का चांस भी कम होता जा रहा था। ड्रिलिंग का काम दिन रात बगैर किसी ब्रेक के चल रहा था और अब बारी थी तीसरी और लास्ट लोकेशन पर ड्रिल करने की। ये जगह जमीन से 2300 फुट नीचे थी, जहां पर एक छोटा रूम मौजूद था जिसको रेफ्यूज भी कहा जाता था। किसी भी हंगामी हालात में वर्कर्स रेफ्यूज में इकट्ठे हो जाते हैं, जहां पर 3 दिन का खाना मौजूद होता है। लेकिन यहाँ एक और मसले ने जन्म लिया और वो मसला ये था कि रेफ्यूज तक ड्रिलिंग पाइप को लेकर जाने में मजीद 1 हफ्ते का वक्त लग सकता था। यानी पहले ही 1 हफ्ता गुजर चुका था और अब मजीद 1 हफ्ता लगने जा रहा था। अगर वर्कर्स रेफ्यूज तक पहुँच भी गए होंगे तब भी उनके पास सिर्फ 3 दिन का खाना मौजूद होगा। लेकिन अब चूंकि और कोई चारा नहीं था, इसी वजह से ड्रिलिंग का काम एक बार फिर से शुरू हो गया। चैलेंज नंबर 5। अब एक्सपर्ट्स को रेफ्यूज तक ड्रिलिंग पाइप पहुंचाने के लिए एक खास एंगल पर ड्रिलिंग पाइप को अंदर भेजना था, ताकि वो 2300 फुट के बाद सीधा रेफ्यूज को हिट करे। लिहाजा एक खास एंगल निकाला गया और ड्रिलिंग का काम स्टार्ट हो गया। मुसलसल 7 दिन की ड्रिलिंग के बाद पाइप 2300 फुट नीचे तो पहुंच गया, लेकिन वहां पर भी सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। मालूम पड़ा कि पाइप का निशाना रेफ्यूज से सिर्फ 100 फीट दूर जा लगा था। अब 14 दिन गुजर चुके थे और वर्कर्स के जिंदा रहने का चांस ना होने के बराबर ही बचा था। नाउमीदी बुरी तरह फैल चुकी थी और ऑपरेशन हेड ने रेस्क्यू मिशन खत्म करने का ऐलान भी कर दिया था। लेकिन फिर चिली के माइनिंग मिनिस्टर लॉरेंस गोल्बोन ने अपनी जाती कैलकुलेशन से एक आखिरी बार ड्रिल करने की रिक्वेस्ट की।
लिहाजा अब आखिरी बार ड्रिलिंग का काम स्टार्ट हो गया। मजीद 3 दिन के बाद ड्रिलिंग पाइप एक बार फिर से 2300 फुट नीचे पहुंच गया। अभी पाइप को निकालकर कैमरा भेजना था, लेकिन अचानक माइनिंग मिनिस्टर को पाइप में से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। पहले तो लगा कि शायद ये पाइप पर पत्थरों के गिरने की आवाज है, लेकिन फिर स्टेथोस्कोप लगाकर चेक किया तो ये ऐसी आवाज थी जैसे कोई इंसान पाइप पर हथौड़े मार रहा हो। फौरन पाइप को बाहर निकालने का प्रोसेस शुरू हो गया। 6 घंटे के बाद जब पाइप वापस आया तो उस पर एक ऐसी चीज लगी थी जिसको देखकर यकीन करना मुमकिन नहीं था। जी हाँ, पाइप पर रेड कलर का पेंट हुआ था और उस पर एक कागज का टुकड़ा चिपका हुआ था जिस पर लिखा हुआ था कि हम रेफ्यूज में फंसे हुए हैं और हम सारे वर्कर्स अभी तक जिंदा हैं। ये जानने के बाद वहाँ मौजूद लोग खुशी से रो पड़े। लेकिन जब 6 इंच के होल से कैमरा अंदर भेजा गया तो उसमें क्या मंजर देखा गया। सिर्फ 3 दिनों के खाने के साथ ये लोग 17 दिनों तक कैसे जिंदा रहे, मजीद 52 डेज तक इनको कैसे जिंदा रखा गया और 6 इंच के सुराख से इनको रेस्क्यू करना मुमकिन नहीं था, तो आखिर इनको पूरे 69 दिनों के बाद कैसे बाहर निकाला गया, ये सब आप जान सकेंगे वीडियो के पार्ट 2 में। उम्मीद है ज़ेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं वीडियो के अगले शानदार पार्ट में। तो बंधुসকল দেখিলে নে কিমান এটা দুখ লগা ঘটনাৰ পৰা আমাৰ নিজৰ ঘৰৰ পৰিয়ালৰ যদি সদস্য কোনোবা এনেকৈ যদি তাক ধৰি লোৱা মানে তেনেকৈ যদি ফচি থকা হ'লে কেনেকুৱা লাগিলে হেঁতেন মনত, আৰু সেই 33টা মানুহৰ ঘৰৰ পৰিয়ালৰ মানুহৰ চাগে সেইটো দিনত কেনেকুৱা লাগি আছিলে, আৰু যিকেইটা ফচি আছে মাটিৰ তলত তাহাঁতৰ কেনেকুৱা লাগিব। এদিন যদি ফচি থাকি তেনেকুৱা আমি যদি কেনেবাকৈ এদিনেই তেনেকুৱা জেগাত এমাহ 2300 ফুট নালাগে দিয়ক 100 ফুট বা 20 ফুট তলত মাটিৰ তলত ফচি থাকিলে কেনেকুৱা লাগিব। 2300 ফুট ধেমালি নহয়। আৰু তো নেক্সট ভিডিঅ'টো আকৌ আপোনালোকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ। কেনেকৈ এই 33টা মানুহক ঘৰৰ পৰা উলিয়াই আনিলে, কি কৰিলে নেক্সট ভিডিঅ'ত পাব। তো আজিলৈ বাই বাই, জয় অসম। নেক্সট ভিডিঅ'টো আহি আছে, আপোনালোকে চাব।